नमस्कार दोस्तों। 12 अगस्त की करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। तो कल संडे था, संडे को हम रिवीजन करते हैं, आपको पता ही होगा, है ना। पूरे हफ्ते की रिवीजन करते हैं। तो आइए, इससे पहले हम आज के प्रश्नों को देखने से पहले जो हमने 10 अगस्त को पढ़ा था ना, उसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, ये हमारा ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट में हो जाएगा। तो पहला प्रश्न था, वित्तीय घाटे और जांच के बीच बोइंग के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रॉबर्ट कैली को किया गया था। अच्छा, पेरिस ओलंपिक्स 2024 की भाला फेंक इस प्रथा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो अरशद नदीम ने जीता था। कवच 4.1 क्या है, जो हाल ही में खबरों में देखा गया था? तो एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि रेलवे द्वारा यूज किया जा रहा है। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कितने सारे एक्सीडेंट्स कोल्यूजन देखने को मिले थे, तो उसको कहीं ना कहीं ये कम करेगा। हर घर तिरंगा अभियान का तीसरा संस्करण कब शुरू होगा? 9 अगस्त से 15 अगस्त तक होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 2022 में इसे लॉन्च किया गया था, आजादी का अमृत महोत्सव जब हमने मनाया था। हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस राज्य के साथ स्तनपान में पिता को शामिल करने के लिए अपील की है? तो ध्यान रखिए, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये राज्य है। ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अहमद हक्कानी को किया है, ये ध्यान रखिएगा। हर साल नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को मनाया जाता है कि इस दिन यूएसए ने जापान के नागासाकी शहर पर एटम बम ड्रॉप किया था, जिसका नाम था फैटमैन। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या नाम था? फैटमैन। ठीक है, ये आपको ध्यान। कौन सा संगठन 15 अगस्त 2024 को अपना 55वां स्थापना दिवस मनाने के लिए तैयार है? तो इसरो इस साल अपना 55वां स्थापना दिवस मनाएगा। स्वास्थ्य कर्मचारी के लिए उपस्थिति पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो झारखंड सरकार ने भी लॉन्च किया है। हाल ही में कौन सा राज्य आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामेट्रिक बीमा समाधान, जिसे IRTBS कहते हैं, लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो नागालैंड। अच्छा, नागालैंड की कैपिटल कोहिमा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसी के साथ आइए 12 तारीख की करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, कौन सा राज्य देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनाएगा? हाल ही में ये अनाउंसमेंट हुई है। आइए ऑप्शंस देखते हैं। ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी छत्तीसगढ़ या डी आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है सी, छत्तीसगढ़ राज्य ने भी यह घोषणा की है, ध्यान रखिएगा। तो कौन सा होगा ये? हमारे भारत का तीसरा सबसे बड़ा। ठीक है, इसके अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखें तो देश में तीसरा सबसे बड़ा जो बाघ्याभरण बनेगा, कहां पे बनेगा? वो गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व में। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये प्रश्न आ सकता है किसमें? जो एक वन्य जीव अभ्यारण्य के साथ एक मौजूदा राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है, यह छत्तीसगढ़ का चौथा बाघ्याभरण होगा। इस टाइगर रिजर्व के गठन से राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और बफर जोन में रहने वाले ग्रामीणों के लिए रोजगार पैदा हो। देखिए, ये अगर देखिए, इसे कोर जोन कहते हैं, जो बिल्कुल एकदम जहां पे एनिमल्स का जिसे शिकार करते हैं ना एनिमल्स लोग अपना खाने पीने के लिए। दूसरा आपका आता है बफर जोन। ठीक है, तीसरा आता है ट्रांजिट जोन। ये आपको ध्यान रखना। ये आपका बफर जोन हो गया और ये आपका कोर जोन हो गया, बिल्कुल मेन पॉइंट। तो इस बफर जोन में लोगों को नौकरी के साधन मिलेंगे। आंध्र प्रदेश सरकार का नागा अर्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, देश का दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? मानस टाइगर रिजर्व। कहां पर है? असम में। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ, ये आपको ध्यान रखना। किसने किया था? तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या है 54। अच्छा, मुख्यमंत्री कौन है छत्तीसगढ़ के? ये भी यहां देख लेते हैं। तो विष्णुदेव साय हैं। गवर्नर यहाँ के हैं रमन डेका। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पेरिस 2024 समापन समारोह में भारत के लिए पुरुष ध्वजवाहन के रूप में किसे चुना गया है? तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। समापन समारोह की बात हो रही है, फ्लैग बेरर। ठीक है, ये उद्घाटन में फ्लैग बेरर अलग थे और समापन समारोह में अलग हैं, ये ध्यान रखना है आपको। आइए ऑप्शन देखते हैं। ए श्रीजेश, बी नीरज चोपड़ा, सी सरबजोत सिंह या डी स्वप्निल कुसार। इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, ए श्रीजेश, जो कि हॉकी में इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इन्होंने हॉकी में। हॉकी में टोटल 11 प्लेयर्स होते हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है, इसके साथ ध्यान रखिएगा कि इनके साथ मनु भाकर को फीमेल फीमेल फ्लैग बेरर नियुक्त किया गया है। ठीक है। अच्छा, नीरज चोपड़ा ने आपको पता ही होगा, इस साल इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है जेवलिन थ्रो में। आइए पेरिस से ओलंपिक्स में जुड़े सारे प्रश्नों को यहाँ हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि ध्यान रखिएगा, नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक्स 2024 की भाला फेंक में ना रजत पदक जीता है। इसमें स्वर्ण पदक किसको मिला था? तो नदीम जावेद को मिला था, जो कि पाकिस्तान के प्लेयर हैं। भारत ने ओलंपिक 2024 की हॉकी इस प्रथा में कांस्य पदक जीता है। टोटल अगर पूछा जाए कितने पदक जीते हैं भारत ने, तो 6। ये ध्यान रखिएगा। 6 में से जो 5 है ना, वो आपके कौन से हैं? ब्रॉन्ज मेडल।
ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल मतलब थर्ड आए हैं खासकर प्रतियोगी, और एक मेडल ही हमने जीता है सिल्वर, गोल्ड कोई नहीं आया। वहीं स्वप्निल कुशाल ने 50 मीटर की राइफल में कांस्य जीता है। सरबजोत सिंह ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए कांस्य पदक जीता पिस्टल स्पर्धा में, ये भी आपको ध्यान रखना है। पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 कांस्य पदक जीतने वाली एक ही बनी है इसमें मनु भाकर, जिन्होंने पिस्टल प्रतियोगिता में जीता है। शूटिंग में बिल्किश मीर को पेरिस ओलंपिक में होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन में क्या बना है, जूरी सदस्य होने वाली पहली भारतीय बनी है। अभिनव बिंद्रा को पेरिस ओलंपिक्स के लिए टॉर्च बीरर बनाया गया था। पेरिस ओलंपिक्स में भारत की महिला ध्वजवाहक थी पीवी सिंधु। पेरिस ओलंपिक में पुरुष ध्वजवाहक थे शरद कमल, और थॉमस बाक को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, ये ध्यान रखिएगा। पेरिस ओलंपिक्स का मस्कट क्या है, पूछा जा सकता है, तो ओलंपिक फ्रिज। कहां पर हो रहा है पेरिस ओलंपिक, तो पेरिस ओलंपिक कहां हो रहा है, अगर ये तो आपको पता ही है पेरिस, कई बार आता है देश का, तो फ्रांस, ये आपको ध्यान रखना है। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है और प्रधानमंत्री कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में डालिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है, ए 12 अगस्त, बी 10 अगस्त, सी 9 अगस्त या डी 11 अगस्त। तो प्रतिवर्ष ध्यान रखिएगा 10 अगस्त को शेर दिवस मनाया जाता है। वही शेर वैज्ञानिक रूप से पैंथेरा लियो के नाम से जाना जाता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN जिसे कहते हैं, इसके अनुसार विश्व शेरों की आबादी लगभग सिर्फ 20,000 रह गई है। भारत में एशियाई शेर उप प्रजातियों का 2020 की शेर जनगणना के अनुसार जनसंख्या 674 है, ये ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार ये शेर मुख्य रूप से गुजरात के गिर वन में पाए जाते हैं। आपको पता है ना, गुजरात का जो एरिया है उसमें ये गिर नेशनल पार्क जो है ना, वहां पर पाए जाते हैं। प्रोजेक्ट लॉयन कब स्टार्ट हुआ था, 2021 में, प्रश्न आ सकता है। IUCN की रेड लिस्ट में क्या इनकी स्थिति है, तो एशियाई शेर ना लुप्त प्राय हैं। और साइट्स की फुल फॉर्म क्या है, तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज, तो इसमें परिशिष्ट 1 में है, मतलब अपेंडिक्स 1 में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राइस ATM कहां खोला गया है। अभी हाल ही में हमारे भारत का पहला राइस ATM खोला गया है, ठीक है। इससे क्या होगा, जैसे ATM में आप डालते हो ना कार्ड अपना, तो उसमें क्या निकलता है, पैसे, अब यहां से क्या ना राइस निकलेगा, ठीक है। आइए ऑप्शन देखते हैं, ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश या डी उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर है डी, उड़ीसा राज्य ने हाल ही में यह ATM लगाया है। वहीं इसके मुख्य बिंदुओं को देखें तो उड़ीसा ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अनुवानित बनाने के लिए भारत का पहला 24x7 अनाज ATM, अन्न पूर्ति अनाज ATM लॉन्च किया है, ठीक है। इसका नाम क्या है, अन्न पूर्ति, ये भी आपको ध्यान रखना है। यह 50 किलो तक चावल कुशलता से वितरित करेगा। आपको पता है हर परिवार को PDS के अंदर, ठीक है, कितना, कि किसी परिवार को 50 किलो, किसी को 40 किलो, ऐसे करके मिलता है ना, कि जितने उस घर में मेंबर होंगे उसी हिसाब से इसको वितरण होता है। तो अब क्या होगा, लाइनें नहीं लगानी पड़ेगी, आप जाओ ATM में अपना कार्ड लेके वहां लगाओ और आराम से इसको ले सकते हैं। साथ में देखो कतार और धोखाधड़ी को यह कम करेगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत स्थापित एक भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली है। अगर कोई पूछे फूड सिक्योरिटी एक्ट कब आया था, तो आपको ये ध्यान रखना कि फूड सिक्योरिटी एक्ट जब बना था 2013 में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया था, 2013 में। लेकिन अंत्योदय अन्न योजना 2000 में आई थी। अंत्योदय अन्न योजना में क्या था कि हर परिवार को, जो गरीब और मध्य वर्गीय हैं, उनको अन्न उपस्थित कराया जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि नंदिनी सहकार योजना किसने शुरू की। ए हेल्थ मिनिस्ट्री, बी NCDC जिसे राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम कहते हैं, या सी मिनिस्ट्री ऑफ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, या डी नीति आयोग। तो ध्यान रखिए इसका सही उत्तर है बी, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा नंदिनी सहकार योजना वित्तीय सहायता और हैंड होल्डिंग और क्षमता के लिए लॉन्च किया गया है। यह महिला सहकारी समितियों के माध्यम से महिलाओं की उद्यमशीलता की गतिशीलता का समर्थन करता है। यह महिला उद्यम व्यवसाय योजना तैयार करने और क्षमता विकास, क्रेडिट और सब्सिडी और अन्य योजनाओं के ब्याज सबवेंशन के महत्वपूर्ण इनपुट को अभिसारित करता है। NCDC को कब लॉन्च किया गया था, 1963 को, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह एक वैधानिक निकाय है, ठीक है। आइए इसी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो अगला प्रश्न कौन सा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 के तहत कितने परिवारों को लाभ मिलेगा। ए 50 लाख, बी 1 करोड़, सी 1.5 करोड़ या डी 2 करोड़।
तो ध्यान रखिएगा 1 करोड़ परिवारों को इस साल घर मिलेंगे, ये ध्यान रखिए 2.0 के अंदर। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, इसका दूसरा भाग है ये। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर देखें तो 5 वर्षों में 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्य वर्गीय परिवारों को लाभ मिलेगा। ठीक है, मैंने कहा इस साल से, ध्यान रखें इस साल नहीं, मतलब इस साल से शुरुआत होगी 5 साल तक। ठीक है, जिसके लिए 2.3 ट्रिलियन आवंटित किए गए हैं। मतलब देखा जाए तो 2.3 बहुत बड़ी रकम है। तो पीएम आवास योजना 2 का उद्देश्य सभी मौसम के लिए पक्के घर उपलब्ध कराना है। ठीक है, और इसमें 25 लाख तक के होम लोन की भी ब्याज सब्सिडी शामिल है। इस योजना को 2 घटक हैं, शहरी गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन और ग्रामीण गरीबों के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल। इसे 15 जून 2015 को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के प्रस्तावों के बाद किस महासागर में 3 पानी के नीचे भौगोलिक विशेषताओं को आधिकारिक तौर पर नामित किया गया है? ए पैसिफिक ओशन, बी हिंद महासागर, सी अटलांटिक महासागर या डी आर्कटिक महासागर? तो इसका उत्तर है, ध्यान रखिएगा, बी इंडियन ओशन, हिंद महासागर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखें तो ध्यान रखिएगा, अशोक सीमांत नाम है जिसे 2012 में खोजा गया था, चंद्रगुप्त रिज जिसे 2020 में खोजा गया था, और कल्पतरु रिज जिसे 2012 में खोजा गया था। इन तीनों को अभी हाल ही में भारत के नाम दिए गए हैं। ठीक है, ये सब भारत के नाम ही है, अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कल्पतरु एक तरह की आर्ट है, ये आपको ध्यान रखना। चंद्रगुप्त ये आपको पता ही कौन है, अशोक सम्राट कौन थे, ये आपको पता ही है। जिन्हें हाल ही में अंतरराष्ट्रीय कौन इनको नाम ये आवंटित करता है, तो इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन, और यूनेस्को के अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग आईओसी। ठीक है, इंटरनेशनल ओशन कॉर्पोरेशन, ये आपको ध्यान रखना है, कमीशन जिसे कहते हैं। साथ में रमन रिज को 1992 में खोजा गया था। तो रमन आपको पता है ना, इन्होंने नोबेल प्राइज जीता था किसमें, साइंस में। वहीं पडिक्कर सीमाउंट इनको 1993 में नाम दिया गया था। तो भारत में टोटल कितने दिए हैं, 7 नाम है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कितने हैं, 7 है टोटल। वाडिया गयोल 1993 में खोजा गया था। सागर कन्या सीमाउंट 1991 में खोजा गया था। ये खोजे गए हिंद दक्षिण महासागर अनुसंधान कार्यक्रम का हिस्सा है जो 2004 में शुरू हुआ था। गोवा में राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागरीय अनुसंधान केंद्र, अगर पूछा जाए एनसीपीआर कहां पर है, तो इसका आंसर होगा गोवा, ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चेक ट्रांजिशन सिस्टम सीटीएस, जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया है, किससे संबंधित है? ए आरबीआई, बी सेबी, सी नीति आयोग या डी इसरो? तो ध्यान रखिए, सही उत्तर है ए आरबीआई। अभी हाल ही में आपको पता है आरबीआई ने कहा है कि चेक समावेशन में तेजी लाने के लिए चेक ट्रांजैक्शन प्रणाली के अंतर्गत चेकों का सतत समावेशन शुरू किया जाएगा। अर्थात आपको पता है कि चेक क्लियर होने में अभी 2 से 5 दिन लग जाते हैं ना। अब क्या होगा, ऐसा नहीं होगा, 24/7 चेक क्लियरेंस होंगे। कैसे? इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से। आपने चेक दिया, चेक पे जो बार होता है ना, उसको रीड किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से, और आपका चेक क्लियर हो जाएगा। मतलब इसकी फिजिकल मूवमेंट नहीं हुआ करेगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो कैसे करेगा ये? तो इसमें सीटीएस एक ऑनलाइन प्रणाली है जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से चेक, छवि और चुंबकीय स्याही, इसमें होता है इलेक्ट्रॉनिक जो आपका इंक होती है, उसको पहचान के डेटा को कैप्चर करके चेक क्लियर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो भौतिक संचालन कहीं ना कहीं चेक का रोक दिया जाएगा। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, गवर्नर इसके शक्तिकांत दास। आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, जिसे मम्पी पाक्स के नाम से भी जाना जाता है, हाल ही में समाचारों में देखा गया किस रोगजनक के कारण होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आ जाता है। तो बताइए, फंगस के कारण होता है, या प्रोटोजोआ के कारण, या वायरस है, या डी बैक्टीरिया के कारण? ध्यान, इसका सही उत्तर है सी, यह वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। तो अभी हाल ही में तो विश्व स्वास्थ्य संगठन हाल ही में मंकी पॉक्स के मामले में वृद्धि को देखते हुए ना एक इमरजेंसी मीटिंग बनाई है। क्यों? ताकि ये पूरे विश्व में ना फैले। वहीं मंकी पॉक्स को चेचक से संबंधित एक वायरल जेनेटिक बीमारी है। जेनेटिक मतलब जो जानवरों में खासकर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जानवरों में होता है। पहली बार 1970 में कांगो के लोकतांत्रिक गणराज्य में पहली बार पहचान की गई थी। आइए इसी के साथ जितने भी वायरस से होते हैं ना डिजीज, उनको यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं जो एग्जाम्स में खासकर पूछे जाते हैं। जैसे चिकन पॉक्स, यह वेरिसेला जोस्टर नाम से वायरस से होता है। कौन सा? वेरिसेला जोस्टर। 4-5 बार बोलोगे याद हो जाएगा। वेरिसेला जोस्टर, वेरिसेला जोस्टर, वेरिसेला जोस्टर। ठीक है, चिकन
जोस्ट करके खाते हैं ना हम, रोस्ट करके, वैसे जोस्ट याद आएगा। चेचक, यह वेरोलिया वायरस, अभी मैंने बताया ना वेरोलिया वायरस, ठीक है, वेरोलिया। तो वेरोसिला, वेरोलिया, ये सब एक प्रकार हैं, तो इनमें से अलग अलग ये जैसे जोस्टर या ना हो गया, ठीक है। चेचक किससे, वेरोलिया, ठीक है। सामान्य सर्दी जिसे होता है ना कि हम लोगों को हो जाती है, तो राइनो वायरस थे। एड्स किससे होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो इसका फुल फॉर्म है, या ह्यूमन इम्यूनो वायरस से होता है। किससे होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस से। खसरा, खांसी जिसे होती है ना, जो कहते हैं खसरा, वायरस के कारण होता है। कष्टमाला, यह मम्प वायरस के कारण होता है। रेबीज किसकी वजह से होता है, तो रोब्डोवेरियडा परिवार के कारण होता है, रेबीज वायरस होता है, ठीक है, पूछ लिया आता है। डेंगू बुखार होता है डेंगू वायरस के कारण, मच्छर के काटने से होता है। वायरल एल्फिंसाइटिस किसके कारण होता है, तो ये मस्तिष्क में सूजन आता है, आपके दिमाग में सूजन आती है। रेबीज वायरस और हर्पीस सिंप्लेक्स के कारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय आवास बैंक के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए संजय शुक्ला, बी कोटेश्वर सिंह, ये सी आर महादेवन, या डी विनय मोहन क्वात्रा। ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है ए संजय शुक्ला को अभी हाल ही में इस पद पर नियुक्त किया गया है। इसी के साथ ये ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय आवास बैंक एनएचबी जिसे कहते हैं, भारत में आवास वित्त कंपनियों के समग्र विनियमन और लाइसेंसिंग के लिए शीर्ष निकाय है। यह वित्त मंत्रालय के अंतर आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको आप लिखा देते हैं कि हाउसिंग मिनिस्ट्री के अंदर, नहीं, वित्त मंत्रालय के अंदर। या 9 जुलाई 1988 को राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 के तहत स्थापित किया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे 13 अगस्त को। तो अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।